रोल ऑफ जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। जेनेटिक्स, दोस्तों जेनेटिक्स एक ऐसा शब्द है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जिसको कि अगर हम चाहें तो भी एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जबकि वहीं इस शब्द का इस्तेमाल हर कोई करता है। और आज तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस शब्द को और भी अलग ढंग से समझाने की और देखने की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जेनेटिक्स के ऊपर और उसमें मैंने एक्चुअली उसको डिफ़ाइन करा था और कई सारे पैमानों के ऊपर मैंने उसको डिफ़ाइन करा था, अलग अलग चीज़ें। और आज मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा, आज मैं इसका रोल बताऊँगा बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ पूछ रहे थे कि जेनेटिक्स कैसे होने चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। अच्छे जेनेटिक्स वालों का तो हमें पता है, लेकिन बुरे जेनेटिक्स वाले क्या कभी ऊंचे मुकाम पर कम्पीट कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये मैं मोटिवेशनल टाइप वीडियो नहीं बनाने वाला, उसमें मैं फैक्ट्स रखूँगा और फैक्ट्स के साथ में ही आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ कंक्लूड करके बताऊँगा। तो यही आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और रोल ऑफ जेनेटिक्स क्या है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, इसके बारे में आज जानते हैं। जेनेटिक्स की बात जब बॉडी बिल्डिंग में की जाती है तो कुछ इन शब्दों का यूज़ करा जाता है, जैसे कि मसल ग्रो करने की क्षमता, बॉडी फैट लूज़ करने की ताकत और मसल शेप, मसल इंसर्शन। इन तीन वर्ड्स से सबसे ज़्यादा खेला जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर मसल की हार्डनेस, मसल मैच्योरिटी, वो एक बहुत आगे जाकर की बात होती है, उसकी कोई इतनी बात नहीं करता, हालांकि मायने रखती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बात अक्सर इन्हीं तीन शब्दों की जाती है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की जेनेटिक्स मसल शेप में बहुत अच्छे है, लेकिन हो सकता है उसके जॉइंट्स इतने, उसके लीगामेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो ज़्यादा वेट को हैंडल कर पाए। तो इसका मतलब उस पर अच्छे जेनेटिक्स हैं शेप वाइज, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जेनेटिक्स को तो पता नहीं कितने तरीक़ों से डिफाइन किया जा सकता है। आज मैं इसमें यही बात करूंगा कि वो बॉडी बिल्डर्स कौन से हैं जिनके जेनेटिक्स उनका उतना ज़्यादा साथ नहीं देते, जो कि एक अहम चीज़ मानी गई है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मैं इसी के बेस पे इन बॉडी बिल्डर्स को कैटेगराइज करूंगा। सबसे पहले बॉडी बिल्डर की बात करते हैं हम यहाँ पर, डेक्स्टर जैक्सन। डेक्स्टर के जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आज तक दुनिया में उनके जैसा दिखने वाला कोई बॉडी बिल्डर पैदा नहीं हुआ है 50 साल की उम्र में। और सही बताऊं तो इस छोटी सी दुनिया में जो 780 करोड़ लोगों का घर है, डेक्स्टर जैक्सन उन सब में सिर्फ एक है। तो आज तक किसी की दिखने की हिम्मत उनके जैसी नहीं हुई और अभी भी कोई उनके जैसा नहीं दिख सकता। फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो इजीली मसल मास भी पुट ऑन नहीं कर सकते। आपने कभी डेक्स्टर को इस तरह से नहीं देखा होगा कि 2-3 सालों में एक क्रेजी साइज़ पुट ऑन करके स्टेज पर आ गए हो। बहुत स्लोली, उनको बहुत टाइम लगा है और अभी भी स्टेज पर कोई बहुत बड़े दिखाई नहीं देते हैं वो। डेक्स्टर जैक्सन साथ ही साथ एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनकी बॉडी मसल्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक पकड़ के रख नहीं सकती। दोनों बातों में फ़र्क है। आप उनको देखो, वो अगर थोड़े टाइम भी ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं, लाइक अभी लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने कुछ वैसी वीडियोस पोस्ट करी जिसमें उनका साइज़ देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई क्लासिक फिजिक एथलीट है, जबकि जब वो स्टेज पर होते हैं तो बिग रैमी जैसों को भी हरा के आ जाते हैं। लेकिन वैसे उनको देखा जाए तो कोई बहुत बड़े नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये उनकी बॉडी नेचर, उनकी जेनेटिक्स है। ये उनकी बॉडी, इसका मतलब ऐसी है कि मसल्स को होल्ड करके नहीं रख पाती और साथ ही साथ फैट को भी पकड़ के नहीं रख पाती। तो इनको हम किस चीज़ का नाम दें? एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो कि इजीली मसल मास पुट ऑन ना कर पाए, उसके लिए बोला जाएगा कि तुम मेंस ओपन बॉडी बिल्डर कभी नहीं बन सकते। तो ये हो गया एक एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ केस। माना कि बॉडी बिल्डर्स और भी होते हैं जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, पर ये कोई बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपके फेवर में चीज़ काम नहीं करने वाली। डेक्स्टर के बारे में आपको शायद मालूम हो, काफ़ी लोगों को बैंटम वेट क्लास में भी खेला करते थे 92 में, जो कि करीबन 55 किलो के आसपास की एक वेट क्लास होती है। इतना कम वज़न भी उनका रह चुका है और कहने को वो 280 पाउंड्स तक भी गए हैं, जो करीबन 135 किलो के आसपास का वज़न होता है ऑफ सीज़न में। तो ऐसे बॉडी बिल्डर के लिए कोई कभी बोलेगा कि यार ये बंदा मिस्टर ओलंपिया बन भी सकता है। मेंस ओपन की तो बात ही अलग है, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की डिवीज़न इतनी बड़ी होती है। तो कहने का मतलब उनके पास आइडियली एक बॉडी बिल्डर वाले जेनेटिक्स तो नहीं है और वो बहुत छोटे नज़र आते हैं स्टेज पर, लेकिन उसके बावजूद भी 300 पाउंड्स के मास मॉन्स्टर्स को धूल चटा देते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अप्रोच, उनकी डाइटिंग दूसरों से काफ़ी स्मार्ट है। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहला केस देखा एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ का, जो कि एक आइडियल जेनेटिक्स की पहचान तो नहीं होती। इसके बाद बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करी जाती है मसल शेप की। अगर आपके पास में एक अच्छी मसल की शेप ही नहीं होगी, मसल इंसर्शन ही प्रॉपर नहीं होगा, अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते फिर आप। लेकिन हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लिया जो कि है डोरी नीड्स का, जिनके पास कोई बहुत अच्छी मसल्स की शेप नहीं थी। उनके बाइसेप्स जो थे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग उनका बॉडी पार्ट नहीं था, बल्कि पूरे लाइनअप के अंदर सबसे वीक बाइसेप्स उनके थे। उनके शोल्डर्स कोई वेल राउंडेड नहीं थे फ्लेक्स व्हीलर की तरह। उनकी चेस्ट में एक डाइवर्जन हम अच्छे से देखते हैं नीचे की तरफ। उनकी जो वेस्ट लाइन है वो कोई स्मॉल नहीं है फ्लेक्स व्हीलर और शॉन री की तरह या रॉनी कोलमैन की तरह। तो इसका मतलब जेनेटिक्स डोरी नीड्स का, और कोई ऊपर से बहुत सुपर वाइड ब्रॉड शोल्डर्स भी डोरी नीड्स की कभी नहीं। उनकी बैक इतनी बड़ी रहती थी कि वो सुपर वाइड दिखाई देती थी। उनका बैक का इल्यूजन, ऐसा इल्यूजन तो नहीं, मास इतना ज़्यादा था। लेकिन मैं शोल्डर विड्थ की अगर स्पेशली बात करूँ, वो भी उनकी कोई बहुत क्रेजी नहीं थी। इसका मतलब शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। टेक्निकली देखा जाए, उनका बोन स्ट्रक्चर, उनका मसल स्ट्रक्चर दोनों बहुत अच्छे नहीं थे।
और उसके बावजूद भी वो मिस्टर ओलंपिया बने। तो यहाँ हमने दूसरा एग्जांपल देखा है कि एवरेज जेनेटिक वाला बॉडी बिल्डर जो है मिस्टर ओलंपिया बना। तीसरी चीज़, बॉडी बिल्डिंग में बेहद ज़रूरी है कि आपके अंदर बॉडी फैट रिड्यूस करने की टेंडेंसी, वो काबिलियत अच्छी हो, क्योंकि अगर आप हार्ड टाइम फेस कर रहे हो बॉडी फैट रिड्यूस करने में, बॉडी फैट शेड करने में, तो एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पर हमने एक और भी एग्जांपल देख लिया जो कि पिछले ही साल देखा, ब्रेंडन करी को मिस्टर ओलंपिया बनते हुए। उन्होंने खुद अपने आप से एक्सेप्ट करा कि मेरे से बॉडी फैट और नीचे नहीं लेकर आया जा रहा था। उनको भर भर के क्रिटिसिज्म मिला इस चीज़ के लिए। डोरी नेट्स और रॉनी कोलमैन ने बोला कि 6 वीक्स आउट लगते हैं, तो उनको लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई उनके ऊपर ही। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं मैं इसमें दे रहा हूँ और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है अगर इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर कोई बॉडी बिल्डर दिखाई देता है जो कि ऑफ लगता है और उसके बावजूद भी वो मिस्टर ओलंपिया बन जाए। लेकिन हमने एक चीज़ देखी और इससे का बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है स्टेज पे वीक लाइनअप। वो लाइनअप इतना अच्छा नहीं था, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि वो विनर बन गए और यही काफ़ी लोग बोलते हैं। तो उनको खुद को प्रूव करने के लिए अभी 1 साल और मतलब इस साल और कम्पीट करना पड़ेगा, तब वो जा कर के प्रूव कर पाएंगे कि वो पहले से और बेहतर कर सकते हैं। ब्रैंडन की हालांकि मसल शेप बहुत अच्छी है, इस चीज़ को मैं नहीं, कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता इस बात से। मसल में राउंडनेस बड़ी कमाल की निकल के आती है, पर उतना स्टेडिड नहीं हो पाते और वो चीज़ उनको करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें आपको वीडियो में एक्चुअली हर एक तरह का एग्जांपल दिया। नेगेटिव्स बहुत हैं इन तीनों ही बॉडी बिल्डर के पास में, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो दूसरे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और इसमें सिचुएशन का भी कमाल है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि डोरी नेट्स जब अपने टाइम पे बिल्कुल पीक पर थे, अगर तब रॉनी कोलमैन कम्पीट कर रहे होते अपने पीक वाले, तो शायद डोरी नेट्स विनर ना बनते। डेक्स्टर जैक्सन ने जब मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता उस वक्त अगर जे कटलर 2009 वाली फिजिक लेकर के आते, शायद डेक्स्टर हार जाते। ऐसी ब्रेंडन करी के साथ हम बोल सकते हैं। तो सिचुएशन डिपेंडेंट भी होता है। लेकिन जहाँ तक जेनेटिक्स की बात है, जेनेटिक्स का फ्लॉ हर एक बॉडी बिल्डर के पास में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई आपको लगता है कि जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर लाइक फिल हीथ की बात कर लो, सब लोग बोलते थे यार इनको कोई हरा नहीं सकता, ये दूसरे बॉडी बिल्डर से बहुत आगे चल रहे हैं अभी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में हमने फिल हीथ को भी हारते हुए देखा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर कि शॉन रोडन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि कंडीशनिंग, टाइटनेस। वहीं फिल हीथ की बात करूँ, उनकी कंडीशनिंग, राउंडनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं, ऊपर से गट और निकाल करके आ गए। तो बहुत था वो हराने के लिए फिल हीथ को और जिताने के लिए शॉन रोडन को। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा आपको जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर सामने खड़ा हुआ दिखता है उसको आप हरा नहीं सकते। ये सब चीज़ें सिचुएशन डिपेंडेंट और लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके वर्क एथिक पे डिपेंड करती है। अब ये थोड़ा सा मोटिवेशनल साउंड ज़रूर करेगा, लेकिन ये सच है। मैं आपको बताऊं, एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कि जिनका नाम है विंस टेलर। कहा जाता है विंस टेलर जेनेटिकली सबसे ज़्यादा एडवांस बॉडी बिल्डर थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे कि अगर 10 किलो का डंबल भी उठाते थे तो भी मसल मास ग्रो कर लिया करते थे। और उन्होंने बार बार अभी भी हाल ही में बोला है कि मैं 10 किलो का वेट ही उठाता था, 10 से 12 किलो का वेट अगर डंबल्स लगाने होते थे, और उसी के अंदर ग्रो कर जाया करते थे। तो क्या जेनेटिक्स है उस इंसान के। लेकिन क्या विंस टेलर कभी मिस्टर ओलंपिया बन पाए? तो इसका मतलब ये आता है कि जेनेटिक्स आपको चैम्पियन नहीं बनाते, माइंडसेट आपको चैम्पियन बनाता है, और वो आता है वर्क एथिक्स से। जब आपके अंदर वर्क एथिक करने का माइंडसेट होता है। यहाँ पर इतने सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स है, बाहर भी और इंडिया में भी, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन जो एक रियलिटी है वो बता रहा हूँ। कई सारे ऐसे जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके पास उतना वर्क एथिक ही नहीं होता है। तो कह सकते हैं उनके पास एक चैम्पियन बनने वाली टेंडेंसी, माइंडसेट ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऐसी इस तरीके से दिखते हैं तो पता लग जाता है, और बहुत सारे जो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हर एक तरह के सिनेरियो की। लेकिन जहाँ तक बात है वीक जेनेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर की, यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरह के एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए कि जो उनके जेनेटिक्स थे वो उनकी फेवर में नहीं थे, तब भी लेकिन उन्होंने चैम्पियन बन के दिखाया। एक्चुअली कई लोग ये बता सकते हैं कि आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं ये अचीव करने के लिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपके जेनेटिक्स बहुत ख़राब है। हालांकि बोलने वाले बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार के आप एक इंसान को जज कर रहे होते हो और कहते हो कि यार इसमें वो वाली बात नहीं है, लेकिन 5 साल बाद आप फिर से उसी आदमी को देखते हो और कहते हो यार ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने इसी बॉडी पार्ट में। कई लोगों के पास में कुछ बॉडी पार्ट्स काफ़ी वीक होते हैं, लेकिन हम देखते हैं यार एकदम से ऐसा बॉडी पार्ट उनका बन जाता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और किसी के पास नहीं होता। लाइक फिल हीथ को हमेशा बैक के लिए क्रिटिसाइज़ करा गया था, और बाद में उनकी बैक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट आज तक की बेस्ट बैक के अंदर काउंट की जाती है। आप जानते हैं टॉम प्लेट्स के पास सबसे वीक बॉडी पार्ट क्या था? उनके लेग्स। हमेशा से वो इसी को वीक बताते थे। उनके लेग्स कभी ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से नहीं रहे, जैसे कि हम देखते हैं रॉनी के बाइसेप्स हमेशा से ही 22 इंच के रहे थे। जब से वो बॉडी बिल्डिंग नहीं भी उन्होंने स्टार्ट की, डोरी नेट्स के पास बड़े काल्फ से, वो हमेशा से ही थे,
उनको बस उन्होंने थोड़ा निखारा है। बट टॉम के साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने उसको बनाया किस तरीके से, एक्सट्रीम वर्क एथिक उसके अंदर डाल करके, और वो अब मोटिवेशन का काम करती है कई लोगों के लिए लेग डे वाले दिन। तो आप समझ सकते हो कि वर्क एथिक कितना ज़्यादा मायने रखता है। नंबर 1 पे हमेशा इसी को रखा जाता है। आप कितना ज़्यादा इनपुट देने के लिए तैयार हो वो काउंट होता है सबसे पहले, उसके बाद आपके जेनेटिक्स आपकी मदद करते हैं। अभी येट्स हमेशा एक बात बोलते थे कि मेरे से ज़्यादा जेनेटिकली एडवांस बॉडी बिल्डर थे फ्लेक्स और शॉन रे। तो देखा जाए वो एक गैप था जिसको कि उनको फिल करना था, और उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ इनपुट दे करके, एक्सट्रीम इनपुट दे करके भरा। और ना सिर्फ भरा बल्कि एक नया गैप भी उन्होंने क्रिएट करा जिसको कि अब उन बॉडी बिल्डर्स को चेज़ करना था। टॉम प्लेट्स कहते हैं कि जेनेटिक्स गए भाड़ में वो यही बोलते हैं, और वो कहते हैं कि जो है जैसा है मैं उसी को बेस्ट बना करके दिखाऊंगा। तो ये है मोटिवेशन इसका मतलब अब आप वीडियो में पूरा समझ गए होंगे जेनेटिक्स का क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में। कई बार इनपुट इतनी ज़्यादा देते हैं कुछ लोग कि अपनी जेनेटिक्स को ही बदल लेते हैं। डीएनए वाइज कोई चेंज नहीं करते, कोई मसल शेप नहीं बदल लेते, लेकिन हाँ उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डोरी नेट्स की बैक का जिक्र करा, बिकॉज उनकी बैक शेप वाइज कोई बहुत राउंड कोई ऐसी बैक नहीं जिसको देख करके आप बोलो वाओ, लेकिन उन्होंने वो वाओ फैक्टर क्रिएट करा एक्सट्रीम थिकनेस, मास ऐड करके और ओवर द टॉप ग्रेनीनेस ऐड करके, जो फिर किसी के पास नहीं थी। बल्कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोलूँगा वो हार्डनेस रॉनी कोलमैन की बैक में भी नहीं थी। येट्स की बैक की हार्डनेस, थिकनेस का जवाब बहुत ही कम बॉडी बिल्डर्स के पास रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि आपके जेनेटिक्स बहुत पुअर हैं और आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। ये कई लोग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन पुअर जेनेटिक्स कह करके कोई आपको ये नहीं कह सकता कि यार तुम नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग, तुमसे ना हो पाएगा। वो चीज़ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वर्क एथिक उस चीज़ को पिछाड़ने की सिर्फ हिम्मत रखता है, और वही मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों इतना ही था। डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाई थी वही जेनेटिक्स वाली, उसको आप देख लेना। उसमें मैंने कई सारी चीज़ों के ऊपर उसको क्लियरली डिफाइन करा है, तो वो आप वहाँ पर पाओगे उस चीज़ को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।